हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज से हम लोग बहुत शानदार तरीके से जो सीबीएसई क्लास 12th है और जो सेशन 2025 और 26 मतलब अब हम लोगों को क्या रहेगा कि 2025 और 26 के लिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होने जा रहे हैं, ठीक है, खास कर कर इकोनॉमिक्स का उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बिजनेस स्टडीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया जाएगा। इकोनॉमिक्स में जैसे कि आप जान रहे हैं 12th में आप लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स है और इंडियन इकोनॉमी है, तो उन दोनों को भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ अगर देखा जाए बिजनेस स्टडीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरे साल अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। और शुरुआत में ही आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जो होगा इम्पोर्टेंट जो पीडीएफ होगा वो भी मैं यहाँ पर डालता चलूंगा, ठीक है। वैसे तो आपको पीपीटी से ही सारी बातें समझ में आ जाएंगी अच्छे तरीके से। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2025 और 26 नए जोश नए जुनून के साथ, ठीक है। उसके बीच बीच में मैं जो भी कुछ होगा, जैसे हाफ ईयरली आएगा, कुछ भी आएगा, तो उससे जहां तक होगा, जैसे अभी गर्मी छुट्टी से के बाद या कहीं गर्मी छुट्टी से पहले हाफ ईयरली का एग्जाम होगा, लेकिन लगभग लगभग स्कूल में आपको देखने को मिलेगा कि हाफ ईयरली का जो एग्जाम है, हाफ ईयरली का एग्जाम वो आपको गर्मी समर वेकेशन के बाद ही देखने को मिलता है। तो हम उस पर भी फोकस करके चलेंगे और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप लोगों का जो है सपोर्ट और आप लोगों का प्यार जो है वो हमारे साथ जो है बना रहे, ठीक है, इस वाले साल। ठीक है, तो आप लोग शानदार तरीके से जुड़िए और एक तरीके से नए रूपरेखा के साथ चलिए ताकि और भी आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए अच्छे तरीके से। और मेरा यही रहता है कि भाई आप लोग जो है दिखावा में ना जाए और एक तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझे, क्योंकि आगे चलकर आपको मान लीजिए कि सीयूईटी देना है, सीए बनना है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो सब सारी चीजों की भी जानकारी मैं यहाँ पर देता चलूंगा साथ ही साथ, ताकि चीजें जो है वो और भी आसान लगे आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए, मोटिवेशन तो बहुत हो गया स्टार्ट करते हैं क्लास। और क्लास में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिरकार 2025 और 26 का जो सीबीएसई ने रिलीज करा है, क्या एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा मार्क्स का वेटेज वो क्या रहने वाला है। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं कि 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है और 20 नंबर का जो प्रोजेक्ट रहेगा वो आप लोगों को जो कॉपी वगैरह जो बनाएंगे या फिर जो एक्सटर्नल मार्क्स देगा वो डिपेंडेंट करेगा, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स से 40 नंबर का आता है आपका, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आपका कितना आता है भाई, एक तरीके से 40 नंबर का आता है। तो इसमें से जो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से 10 नंबर के जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज जो चैप्टर होगा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसी में रिलेटेड होगा। तो करीबन करीबन वहां से 3 से 4 नंबर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मतलब टोटल 10-12, ये 1-2 नंबर आगे पीछे होता है, लेकिन जो जनरली आपको 10 नंबर का देखने को मिला। मनी एंड बैंकिंग उसके बाद 6 मार्क्स का, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 मार्क्स का, गवर्नमेंट बजट 6 मार्क्स का, और बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क्स का। तो ये आपका 40 मार्क्स पूरा होता है, ठीक है। तो आप लोग देखते चलिए, कॉन्सेप्ट आप लोग समझते चलिए थोड़ा सा, ठीक है। और अगर आप लोगों को स्पीड करना है तो आपका यूट्यूब में एक सेटिंग रहता है, उसके थ्रू आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर देखा जाए इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस जो है 1947 से लेकर 1990 तक, ठीक है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था भाई, इंडिपेंडेंस के बाद कैसा था, और इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के बाद किस तरीके का था। वहां से 12 मार्क्स का 20 नंबर का करंट चैलेंज फेसिंग, जैसे कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल हो गया, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ह्यूमन कैपिटल हो गया, तो ये सब सारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, तो ये सब जो है चैप्टर्स पूछे जाएंगे। और उसके बाद देखा जाए तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इंडिया, चाइना और पाकिस्तान से 8 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं कि इंडिया और चाइना और पाकिस्तान के कंपैरिजन से किस तरीके से चीजें आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो इनको भी हम लोग देखेंगे एक एक कर कर। तो आई होप सो आप लोगों को थोड़ा सा ये समझ में आ गया होगा कि सिलेबस किस तरीके का पूछा जा रहा है। तो जिस तरीके से भाई सब लेटे हुए उसी तरीके से आप लोग मजे से पढ़िए, और हम पूरे साल जो होगा वो आप लोगों का जो है मार्गदर्शन जो है वो करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी विश्वास है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, उससे एक तरीके से आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन वगैरह आता रहेगा, और टेलीग्राम भी ज्वाइन जरूर करिएगा, ठीक है। आगे आते हैं। शुरू करने से पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स से कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में छोटा सा डिफरेंस आपको बता देते हैं कि बेसिक डिफरेंस है। अगर बोला जाए बेसिक डिफरेंस अगर देखा जाए तो क्या है भाई, मैक्रो मैक्रो का मतलब होता है बिग, ठीक है, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। तो बस ये चीज याद रखना है कि माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है बिग। मतलब जैसे मान लो कि ये एक फॉरेस्ट है, एक जंगल है, तो अगर पूरे जंगल के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब पूरे देश के बारे में अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब अगर हम लोग इकोनॉमिक्स को बड़े पैमाने पर देखने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के तर्ज पर देखकर चलेंगे। दूसरा अगर देखा जाए
कि इस जंगल में एक पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग स्टडी कर कर चल रहे हैं। तो ये चीजें आपको पता होना जरूरी है। तो वही बोला गया कि अगर मान लो कि एक एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है जिसका नाम क्या है भाई, राम है, ठीक है। तो राम के बारे में कि राम क्या खर्चा करता है, किस तरीके से वो डिमांड करता है, किस तरीके से वो सप्लाई, एक पर्टिकुलर अगर मान लो कोई बिजनेसमैन है तो सप्लाई करता है, तो उसके बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि राम जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन है, राम जैसे बहुत सारे कंज्यूमर हैं जो कि डिमांड करते हैं। तो अगर सारा डिमांड और सारा जो सप्लाई है या पूरी इकोनॉमी के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं, होल इकोनॉमी के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं, तो वो चीज हमारा किस में आएगा, एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा, मैक्रो में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना जरूरी है। अगर देखा जाए बेसिक डिफरेंस के माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। यहाँ पर हम लोग एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ पर इकोनॉमी एज अ होल के बारे में हम लोग पढ़कर चलते हैं, ठीक है। दूसरा बात अगर देखा जाए कि टूल्स क्या है भाई इसके, डिमांड एंड सप्लाई। और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का मतलब सारे लोग, जितने लोग भी डिमांड कर रहे हैं और जितने लोग भी सप्लाई कर रहे हैं, तो सारे लोग आ जाएंगे, तो मतलब पूरी इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है। और अगर एक बंदे के बारे में बात हो रही है तो उसको हम लोग डिमांड एंड सप्लाई, जिसे हम लोग बोल सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई। आपने 11th में भी पढ़ा होगा इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई, ठीक है। तो ये चीज दूसरा हो गया एम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ एन कमोडिटीज एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे प्राइस डिटरमाइन होता है, जैसे प्राइस अगर कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वो सामान जितना में खरीदना चाह रहा है, जितना में बेचना चाह रहा है, उसके बारे में हम लोग स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। लेकिन जहां पर इनकम आ गया और एम्प्लॉयमेंट आ गया, जैसे आप मान लो कि देश के एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानना चाह रहे हो कि भाई हमारे देश में कितने लोग जो है वो नौकरी कर रहे हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, तो उसके लिए आपको पूरे देश की जानकारी या पूरे देश के लोगों के जो सर्वे है वो आपके पास होनी चाहिए। लिमिटेड एग्रीगेशन डिग्री होता है यहाँ पर, हाईएस्ट एग्रीगेशन डिग्री, मतलब यहाँ डिपेंडेंसी लिमिटेड होता है। यहाँ डिपेंडेंसी सारे पॉपुलेशन पर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल क्या है, इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल का इनकम हो गया, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड हो गया, इंडिविजुअल डिमांड हो गया, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल आउटपुट, नेशनल इनकम, पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी के बारे में अगर जानना है मान लो, ठीक है, पॉवर्टी के बारे में, अगर मान लो इन्फ्लेशन के बारे में जानना है, जिसको आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, महंगाई। तो इन्फ्लेशन कभी भी हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि अगर टमाटर महंगा हो गया तो पूरा देश का सामान जो है महंगा हो गया, नहीं, ठीक है। अगर सारी चीजों का जो प्राइस है वो बढ़ता है तभी हम इन्फ्लेशन जो है बढ़कर चलता है। तो आई होप सो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का। क्लियर। अब आगे आते हैं थोड़ा सा क्लास, अब जो हमारा सिलेबस में है वो भी हमारे सिलेबस में था लेकिन यहाँ से शुरू होता है। जैसे अगर देखा जाए मॉडर्न इकोनॉमिक्स में, अगर देखा जाए सेटिंग अ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन अराइजेस आउट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज बाय मिलियन ऑफ एंटरप्राइजेस लार्ज एंड स्मॉल। बहुत सारे इंटरप्राइजेस हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कि सामान को बनाते हैं, ठीक है, गुड्स को बनाते हैं या फिर सर्विसेज को बनाते हैं और उसको मार्केट में बेचने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अभी क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में कि कौन कौन से गुड्स होते हैं भाई जो कि बिजनेसेस के द्वारा जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जनरली हम लोग 2 कैटेगरी में देख रहे हैं। यहाँ पर पहला क्या हो गया, फाइनल गुड्स, और एक है इंटरमीडिएट गुड्स। दूसरा हो गया कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके। अब समझो फाइनल गुड्स क्या होगा, फाइनल गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा, डायरेक्टली कंज्यूमर, जैसे कि हमने नीचे भी दिया फाइनल गुड्स क्या होता है, दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। जिसका क्या है, प्रोडक्शन का बाउंड्री लाइन तैयार मतलब पास होके वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बन चुका है। क्या बन चुका है, फिनिश्ड प्रोडक्ट बन चुका है, मतलब अब उसमें कोई उसको आगे प्रोड्यूस करने के लायक वो नहीं है, ठीक है, मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे कि मान लो कि बिस्किट का पैकेट है, तो बिस्किट का पैकेट क्या है, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उस कंजम्पशन के लिए रेडी है। मतलब हु आर द फाइनल यूजर्स, और इसको फाइनल यूजर्स कौन होते हैं भाई, ये सोचो कि जो यूज करते हैं वो कौन हो सकते हैं, कंज्यूमर भी हो सकते हैं, प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर कोई मशीन है, अब मशीन खरीद रहा है कोई, तो मशीन एक तरीके से फाइनल गुड्स हो गया जो कि किसके द्वारा खरीदा जा रहा है भाई, मान लो कि प्रोड्यूसर के द्वारा खरीदा जा रहा है। तो एक्चुअली दो होता है कि वैसा गुड्स जो कि रेडी होता है यूज करने के लिए फाइनल यूजर्स के लिए, तो वो चीज हमारा क्या होगा, फाइनल गुड्स के तौर पर हम लोग देखकर चलेंगे, जिसको एक्चुअली में कंज्यूम करने के लिए वो रेडी होता है। अब यहाँ पर दो है कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, फाइनल, क्योंकि फाइनल गुड्स होता है भाई, हमने देखा अभी कि फाइनल गुड्स होता है और इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन यहाँ पर हम लोग फाइनल गुड्स, तो फाइनल गुड्स में फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, सिंपल सी बात है।
जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है उसको कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, ठीक है, और जो प्रोड्यूसर कंज्यूम करता है उसको प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर्स एंड कंज्यूमर आर द फाइनल यूजर, और कंज्यूमर जो होगा उसका फाइनल यूजर होगा। जैसे कि ब्रेड एंड बटर जो कि खाया जा रहा है, मान लो कि ये ब्रेड है, वो एक कंज्यूमर के द्वारा जो है वो कंज्यूम किया जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो कंज्यूमर जो हो गया वो एक तरीके से आपका देखने को मिलेगा फाइनल यूजर है, और वो जो गुड्स है, ये जो ब्रेड और बटर है, वो हमारा फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो गया। क्लियर। दूसरा बात आते हैं, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर अ गुड्स विच आर रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर्स, एंड उसमें फाइनल यूजर्स कौन होगा? प्रोड्यूसर होगा। अगर फाइनल यूजर प्रोड्यूसर है और प्रोड्यूसर उसको यूज कर रहा है, जैसे कि मान लो ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है मान लो कि फाइनल यूजर्स के द्वारा, मतलब जो कि एक तरीके से प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर कौन? मान लो कि ये खेती बाड़ी कर रहा है, मतलब फार्मर हो गया, प्रोड्यूसर एज अ फार्मर, तो फार्मर इसका यूज कर रहा है भाई, सिंपल सी बात है। तो ये गुड्स कौन सा हो गया? ट्रैक्टर कौन सा गुड्स हो गया? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हो गया, क्योंकि ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, इसको फार्मर के द्वारा यूज किया जाता है। क्लियर। जो खर्चा किया जाता है, अब सोचो, जो खर्चा किया जा रहा है कंज्यूमर के द्वारा, ठीक है, उसको हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे। सिंपल सी बात है, जो गुड्स कंज्यूम कर रहा है उसको फाइनल कंज्यूमर गुड्स, और जो कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए जो खर्चा कर रहा है, जैसे ब्रेड एंड बटर के लिए मान लो 10 रुपया खर्चा किया इसने, ये 20 रुपया खर्चा करा, या 50 रुपया खर्चा करा, तो वो खर्चा क्या हो जाएगा? फाइनल, या फिर बोला जाए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पर देखा जाएगा। मतलब एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड, कि जो भी हाउस होल्ड के द्वारा जो घर वाले लोग होते हैं जो खर्चा करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोल के चलेंगे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन होगा? जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स पर, जैसे ट्रैक्टर खरीद रहा था फार्मर, है कि नहीं, तो ट्रैक्टर खरीद रहा था, ट्रैक्टर खरीदने के लिए मान लो कि 5 लाख रुपए का खर्च किया, तो वो 5 लाख रुपए जो खर्च हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ चीज प्रोड्यूस करेगा और उसको मार्केट में बेचेगा, मतलब एज अ प्रोड्यूसर वो काम करके चलेगा। तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। आगे चलकर हम लोग चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पढ़ने के बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप लोग शानदार तरीके से देखकर चलेंगे। तो अगर बोला जाए एक्सपेंडिचर क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर को जोड़ेंगे तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को जोड़ के चलेंगे तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आता है, जो कि आपको समझने में आसानी होगी। यू मे नोट दैट ओनली अ फाइनल गुड्स जो होता है, फाइनल गुड्स पर जो एक्सपेंडिचर होता है, मतलब जो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, वही इंक्लूड किया जाता है हमारे नेशनल इनकम में, क्योंकि इसके बाद जब हम लोग नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो फिर हम लोग उसी तरीके से चीजों को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा वो देखने को मिलता है। क्लियर। आगे आते हैं भाई, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होगा? तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? जैसे कि मान लो कि गेहूं का इस्तेमाल करके आप ब्रेड बना रहे हैं, तो जिस चीज का इस्तेमाल करके फाइनल प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, ये क्या हो गया? ये हो गया फाइनल गुड, ठीक है। और ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड। जिस चीज का इस्तेमाल करके आप फाइनल गुड्स बना रहे हैं उसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। मतलब क्या? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स which are within a boundary line of the production and value is yet to be added to these goods and these goods are not yet ready to use as a final users। इसको फाइनल यूजर्स के द्वारा जो है वो नहीं एक तरीके से कंज्यूम किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना कि इंटरमीडिएट गुड्स का इस्तेमाल करके का यूज करके एक तरीके से क्या करते हैं हम लोग? फाइनल गुड्स को बनाते हैं, ठीक है। तो ये बोला गया विच इज नॉट येट बाउंड्री लाइन का प्रोडक्शन क्रॉस नहीं किया है, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड, और अभी फाइनल यूजर्स के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको इंटरमीडिएट गुड्स। अब आते हैं कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के बारे में, जो कि दूसरा था हमारा, फाइनल और इंटरमीडिएट हो गया। अब आते हैं कंजम्पशन गुड्स, जिसको हम लोग कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हमने अभी कंजम्पशन गुड्स भी पढ़ा, कंज्यूमर गुड्स भी पढ़ा, जिसको कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं, कंजम्पशन गुड्स भी बोलते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स क्या होगा? जो कंज्यूमर्स के द्वारा डायरेक्टली यूज किया जा रहा है ताकि वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए, है कि नहीं। कंज्यूमर के द्वारा जो भी गुड्स को कंज्यूम किया जा रहा है और उससे वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम लोग उसको कंजम्पशन गुड्स बोल के चलेंगे। जैसे आइसक्रीम एंड द मिल्क आर यूज बाय द हाउस होल्ड, आइसक्रीम और मिल्क जो है वो खाया जा रहा है, एंड दिस गुड्स आर कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड, कि ये गुड्स है वो हाउस होल्ड के द्वारा परचेज किया जा रहा है। इसका मतलब वो क्या हो गया? कंज्यूमर गुड्स। अब 4 तरीके का कंज्यूमर गुड्स होता है। पहला ड्यूरेबल गुड्स होता है, दूसरा सेमी ड्यूरेबल गुड्स होता है, तीसरा नॉन ड्यूरेबल गुड्स होता है, और चौथा नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज होता है, ठीक है। तो इसको देखकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये चारों को आज हम लोग इस वाले क्लास में पढ़कर चलेंगे। ठीक है, आगे आते हैं ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स क्या होता है। तो ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल इयर्स। ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स कंज्यूमर के द्वारा यूज किया जाता है, बहुत सालों तक उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि मान लो कि हमने क्या करा कि यहाँ पर मान लो कि ये सोफा है, तो सोफा का इस्तेमाल ऐसा नहीं होता है कि आप 2 महीने किया उसके बाद फेंक दिया या फिर खराब हो गया, ये नहीं, बहुत समय तक वो चला जाता है। ठीक है, उसको यूज करके चला जा सकता है। जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, कार हो गया, स्कूटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इसको हम लोग ड्यूरेबल गुड्स, जो कि बहुत लंबे समय के लिए चलता है। ठीक है, सालों साल चलता रहता है, ईयरली जो है वो इंक्रीज होता चलता है। ठीक है, दूसरा होता है सेमी ड्यूरेबल, जो सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। सेमी का मतलब क्या, जो कि जैसे कि आप मान लो कि सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज ईयर व्हिच आर यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और ज्यादा, मतलब 1 साल या एक दो साल जो चलता है उसके बाद वो चल नहीं पाता। जैसे कि आप मान लो क्लोथ लिए, फर्नीचर लिया, ठीक है, तो वो एक तरीके से जो फर्नीचर है, जैसे सोफा, सोफा तो ठीक है, सोफा तो सालों सालों तक चलता है, लेकिन आप फर्नीचर कोई लिए, मान लो कि टेबल कुर्सी तो ज्यादा कहाँ चलता है, मतलब 5-6 साल चल गया, उसके बाद आप दूसरा टेबल कुर्सी ले लिया। लेकिन कार वगैरह हो जाएगा, वो ये हो जाएगा ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। फर्नीचर हो गया, क्रॉकरी हो गया, इलेक्ट्रिक गुड्स हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा 2 साल, 1-2 साल चलते हैं, उसके बाद चल जाता है। अगर सोफा मान लो कि आपने अलग तरीके का बना रखा है, ठीक है, तो वो इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स में, जैसे कि फ्रिज वगैरह हो गया, वो सब ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल मतलब 1 साल या 1 साल से कम जो चलने वाला गुड्स है। यहाँ थोड़ी बहुत जो गुड्स हैं, फर्नीचर की चीजें हैं, वो हो सकती है कि यहाँ आ सकते हैं ड्यूरेबल गुड्स में, लेकिन लगभग लगभग फर्नीचर वाली चीजें जो है सेमी ड्यूरेबल गुड्स में देखने को मिलता है। दो और कौन कौन से हैं भाई, नॉन ड्यूरेबल एंड सिंगल यूज। सिंगल यूज होता है जैसे कि आप एक बार यूज करते हैं फिर आप फेंक देते हो, जैसे इंक हो गया, डोमेस्टिक एलपीजी हो गया, मिल्क हो गया, पेट्रोल हो गया, तो ये सब कौन से गुड्स हो जाएंगे भाई, नॉन ड्यूरेबल है, जो कि एक तरीके से सिंगल यूज है, एक बार आप इस्तेमाल किए फिर आप फेंक दिया। ठीक है, जैसे कि अब ब्रेड हो गया, बटर हो गया, ठीक है, विच आर यूज्ड एज अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, जो कि एक एक समय के लिए ही उसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, फोर्थ क्या हो गया हमारा कि सर्विसेज। सर्विसेज आर दोस नॉन मटेरियल्स, नॉन मटेरियल, ये मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं होती, विच आर डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। जैसे कि मान लो सर्विस किया जा रहा है डॉक्टर के थ्रू, लॉयर कर रहा है, ठीक है, डोमेस्टिक सर्वेंट है, तो ये सब सारे लोग क्या हो जाएंगे, सर्विस के अंदर आएंगे, जो कि एक तरीके से अपना सर्विस करके चलते हैं। तो आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और शानदार तरीके से चीजों को आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब आगे होगा नेक्स्ट जो क्लास होगा वो इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को पार्ट 1 कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हमें एक तरीके से मौका मिले आप लोगों को इसी तरीके का पढ़ाने का। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।